जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की बड़ी खबर आ रही है। कठुआ में 5 सैन्य कर्मियों की हत्या का बदला लेगा अपना भारत सरकार की इन बुरी ताकतों को बहुत बड़ी चेतावनी। दोस्तों बताएंगे कब अपना भारत एक्शन लेने वाला और इन आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाने वाला है। जी हाँ, तो वही बताएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति को पसंद नहीं आई मोदी और पुतिन की मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही गलत ठहरा दिया। दोस्तों बताएंगे इस जेलेंस्की ने क्या कहा पीएम मोदी के रशिया जाने को लेकर, तो वही बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया गए तो घबरा गया ड्रैगन, अमेरिका तक से लगा दी गुहार। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कठुआ में 5 सैन्य कर्मियों की हत्या का बदला लेगा अपना भारत। जी हां, सरकार इन बुरी ताकतों को सुलाएगी मौत के नींद। बता दे जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल आतंकवादियों ने हमला किया था। इससे उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। इस खबर के बाद से देवभूमि शोक में डूब गई है, परिजन सदमे में है। तो वहीं बलिदानियों के घर गांव में मातम पसर गया है। इस बीच रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कड़े शब्दों में कहा कि 5 जवानों की हत्या का बदला लिया जाएगा और भारत इस हमले के पीछे की बुरी ताकतों को छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों की शहादत पर दुख जताया और कहा कि सशस्त्र सेनाएं क्षेत्र में शांति लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गौरतलब है कि कठुआ के बिलावर उप जिले में बदनौता के बरनूड इलाके में झंडा नाले के पास सेना के एक वाहन पर आतंकवादियों ने सोमवार को घात लगाकर हमला कर दिया था, जिस हमले में 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। दोस्तों ऐसे में भारत की मोदी सरकार के रिएक्शन का इंतजार है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या रिएक्शन होगा पीएम मोदी जी का? तो वहीं आपको बता दे कठुआ अटैक के बाद एक और हमले की बहुत बड़ी साजिश का हुआ है खुलासा। आज नेशनल हाईवे पर सेल्फी पॉइंट के पास मिला है आईईडी। दरअसल जम्मू के कठुआ में इस अटैक के बाद मंगलवार को नेशनल हाईवे पर सेल्फी पॉइंट के पास एक आईईडी मिली है। आईईडी मिलने से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुरक्षा बलों को नेशनल हाईवे 44 पर सेल्फी पॉइंट के पास एक आईईडी पाया गया है। आईईडी की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर उसे निष्क्रिय कर दिया। कठुआ के अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन टोल प्लाजा के पास से सुरक्षा बलों ने 2 मोर्टार शेल भी बरामद किए हैं। यानी कि लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश में लगे हुए हैं ये आतंकवादी। इसके पीछे इनका कौन है सरगना, दोस्तों आप लोग अच्छे से जानते हैं कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। अब ऐसे में मोदी सरकार के रिएक्शन की बारी है। साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, इतने दिनों में पहली बार आतंकवाद पर अब्दुल्ला का आया है बयान। उन्होंने कहा कि अगर भारत के सब्र का बांध टूटा तो बहुत बुरा होगा। आपको बता दें जम्मू और कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कठुआ हमले पर कहा कि सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है, ये गलत है। दुनिया का कोई देश आतंकवाद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये आतंकवाद उन्हें यानी पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। जब आतंकवाद बंद होगा तब बातचीत शुरू होगी। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। उन्हें इस बारे में सख्त कदम उठाने चाहिए। ये पहली बार बोल हैं दोस्तों फारूक अब्दुल्ला के, जो हमेशा से पाकिस्तान की पैरवी करते नजर आए हैं, पाकिस्तान के पक्ष में बातें बोलते नजर आते हैं दोस्तों। और हमेशा से आतंकवादी हमले होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन इस बार उनका बयान कुछ उनके इमेज से उलट आता दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं सबसे बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को रास नहीं आई पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात। कह दी ऐसी बात, पीएम मोदी को ही ठहरा दिया कसूरवार। बता दें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय रशिया यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात पर भारी निराशा जताया है और इसे शांति प्रयासों के लिए बहुत बड़ा झटका करार दिया है। पीएम मोदी ने सोमवार को मॉस्को के नोवो ओगारियोवो में रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अनौपचारिक बैठक की। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस की उनकी ये पहली यात्रा थी। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पिछले महीने इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे बड़े खूंखार अपराधी को गले लगाते देखना एक बहुत बड़ी निराशा और शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका है। रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्रेमलिन में मुलाकात के दौरान गले लगाकर एक दूसरे का अभिवादन किया था। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री देखी गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को कहा यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया को अब इस बारे में चुप नहीं रहना चाहिए और हर किसी को देखना चाहिए कि रशिया क्या है और क्या कर रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि दुनिया के
सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूसी राष्ट्रपति को गले लगाते देखना एक बहुत बड़ी निराशा और शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्लादिमीर पुतिन से मिलना जेलेंस्की को शोभा देता नहीं दिखाई दे रहा, जिसको एक बड़ी निराशा बताया गया है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया गए तो घबरा गया, ड्रैगन अमेरिका तक से लगा दी गुहार। पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने रशिया क्या चले गए? दुनिया भर के देश अपने बयान जारी करने लगे। पहले अमेरिका ने दोनों नेताओं की मुलाकात पर चिंता जताई, तो अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रशिया का नाम लेकर अमेरिका तक से गुहार लगा डाली। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन के साथ मीटिंग में जिनपिंग ने कहा कि रशिया और यूक्रेन को सीधी बातचीत करनी चाहिए, दोनों महाशक्तियों को इसके लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीन पहली बार यूक्रेन को लेकर ऐसा बयान दे रहा है, लेकिन जब मोदी रशिया में है तो ऐसे समय इस बयान का आना काफी अहम माना जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने रशिया यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए दुनिया की प्रमुख शक्तियों से अपील की। जिनपिंग ने कहा कि संघर्ष विराम तभी हो सकता है जब दुनिया की प्रमुख शक्तियां पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगी। आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया के बीच 2 साल से युद्ध चल रहा है और एक दिन पहले ही रशिया ने यूक्रेन पर 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, इसी मुद्दे पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय समुदाय को बड़ी खुशखबरी दे दी, रशिया को बता दिया भारत के सुख दुख का साथी। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, कश्मीर पर पाकिस्तान की नीति हुई फेल, मुस्लिम देशों ने भी नहीं दिया पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का साथ। पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने ही दिखा दिया शहबाज को आईना, दोस्ती की दे दी बड़ी सलाह। बता दें, भारत में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे बार सत्ता में आने के बाद भी पाकिस्तान के साथ रिश्तों में कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। आलम यह है कि कश्मीर में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरी आतंकवादियों को घातक M4 राइफल मुहैया करा रहा है, जो अमेरिका की सेना तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करती थी। पाकिस्तानी विशेषज्ञ अब शहबाज शरीफ सरकार को भारत के साथ रिश्ते ठीक करने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी राज फिर से आने के बाद अब पाकिस्तान दोराहे पर पहुंच गया है और उसे भारत के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंधों की समीक्षा करनी चाहिए। पाकिस्तानी शोधकर्ता साबुर अली सईद ने जियो न्यूज में लिखे अपने लेख में लिखा है कि पाकिस्तान को अपनी भारत के प्रति नीतियों को फिर से प्राथमिकता देना होगा। उन्होंने कहा कि भारत के आर्टिकल 370 को खत्म कर देने के बाद पाकिस्तान ने ये नीति अपनाई है कि भारत के साथ हर तरह के रिश्ते तोड़ दिए जाएं। पाकिस्तान चाहता था कि इस तरह से दबाव डालकर भारत को अपने फैसले को बदलने के लिए मजबूर किया जाए। साबुर अली ने कहा कि पाकिस्तान की ये रणनीति किसी काम नहीं आई, यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई बार वैश्विक समुदाय से यह मुद्दा उठाया, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। साबुर अली ने कहा कि खाड़ी के मुस्लिम देशों ने भी कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत किया। भारत के आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए कुछ सप्ताह बाद ही मुस्लिम देश यूएई ने भारतीय पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया और पाकिस्तानी शहबाज शरीफ के साथ उसके हर एजेंडे पर, उसके हर प्लान का मोए मोए हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते को दिखाता है। यूएई आज भारत में चौथा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश है। सऊदी अरबिया ने भी आने वाले समय में भारत में $100 अरब के निवेश का ऐलान किया है। इसमें $50 अरब में विशाल तेल रिफाइनरी का निर्माण करने जा रहा है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, श्रीलंका ने चीन को दिया तगड़ा झटका, जासूसी जहाजों को एंट्री देने से साफ कर दिया मना, मीडिया पर लगा दिया आरोप। जी हाँ, फिर एक बार श्रीलंका की अकल ठिकाने आती नजर आ रही है। बता दें, श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने उन तमाम मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें उनके हवाले से दावा किया गया था कि श्रीलंका अपने समुद्री क्षेत्र में विदेशी जहाजों को आने की अनुमति देगा। साबरी ने कहा कि श्रीलंका ने अपने जल क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र में सर्वे के लिए विदेशी अनुसंधान जहाजों पर लगी रोक को हटाने का फैसला नहीं किया है। अली साबरी के हालिया जापान दौरे के दौरान जापानी मीडिया ने उनके हवाले से कहा था कि श्रीलंका जल्द ही समुद्री जल क्षेत्र में विदेशी जहाजों पर लगी रोक को हटा लेगा। श्रीलंका के इस फैसले ने भारत की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि इससे चीनी जहाजों के भारतीय तट के करीब आने का मौका मिल जाता। तो वहीं बता दें, नौसेना के लिए जहाज बनाएगी लार्सन एंड ट्रूबो। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने दिया बड़ा ऑफर। बता दें, दिग्गज भारतीय कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो की सब्सिडियरी कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो प्रिसीजन इंजीनियरिंग सिस्टम्स को फ्लीट सपोर्ट शिप के कुछ हिस्सों के निर्माण का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने दिया है, जिसने भारतीय नौसेना के साथ 5 FSS जहाज के निर्माण का समझौता किया है। नौसेना और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बीच अगस्त 2023 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है। भारत सरकार ने अगस्त 2023 में नौसेना के लिए FSS जहाजों के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान शिपयार्ड
गार्ड लिमिटेड के साथ 190 अरब रुपए का समझौता किया था दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें फ्रांस में तय थी दक्षिण पंथियों की जीत, फिर कैसे जीता लेफ्ट फ्रंट प्रेसिडेंट मैक्रोन के दांव ने पलटा सारा खेल। बता दें फ्रांस के संसदीय चुनाव में सभी सर्वेक्षणों और राजनीतिक पंडितों के अनुमान गलत साबित हुए हैं। जी हां, इस चुनाव में दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी की जीत का दावा किया जा रहा था, लेकिन रविवार को मतदान के बाद आए नतीजों में आरएन तीसरे स्थान पर चली गई। तमाम पूर्वानुमानों के उलट वामपंथी दलों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। वही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व वाला सेंट्रिस्ट गुट दूसरे स्थान पर रहा। फाइनल नतीजों में 577 सीटों में से एनपीएफ ने 182 सीटें जीती हैं, मैक्रोन के गुट को 163 और आरएन को उसके सहयोगियों को 143 सीटों पर जीत मिली है दोस्तों। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अचानक चुनाव का ऐलान होने के बाद मैक्रोन के लिए कहा गया था कि उन्होंने फ्रांस की सत्ता थाली में रखकर धूर दक्षिण पंथियों को सौंप दी है। चुनाव नतीजों के बाद पता चलता है कि मैक्रोन ने गलती नहीं की, बल्कि सोच समझकर एक तीर से कई निशाने साध दिए। दक्षिणपंथी दलों को कम सीटें मिलने के पीछे मैक्रोन का राजनीतिक दाव है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। साथ ही साथ लगे हाथों आपको बता दें हथियारों के लिए पैसे तक नहीं देता है कनाडा, नाटो पर बोझ बन गया ट्रूडो का देश, साथ ही हुआ नाराज। जी हां, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में कुल 32 देश सदस्य हैं। इनका एक सदस्य देश पिछले कई सालों से दूसरे सदस्यों के निशाने पर है। हम बात कर रहे हैं कनाडा की। पिछले कई सालों में कनाडा 32 सदस्यीय गठबंधन में एक अलग थलग देश बन गया है। ये घरेलू सैन्य खर्च के लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा है। नए हथियारों के लिए फंड जुटाने में भी सबसे पीछे है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की मेजबानी में आयोजित हो रहे नाटो शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर सोमवार को एक प्रमुख अमेरिकी मीडिया संगठन ने कहा है कि कनाडा 32 सदस्यीय इस सैन्य गठबंधन में सबसे कम योगदान देने वाले देशों में से एक बन गया है दोस्तों। वहीं आपको बता दें बंद कर दो मुसलमानों की दुकान। जी हां, वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद की राज्य सरकारों से डिमांड। जी हां, क्यों आखिर इस काम को बता रहे हैं धर्म द्रोह। आपको बता दें भारत में हिंदू मंदिरों के आसपास के क्षेत्र में मुस्लिम आबादी की कमी नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदू मंदिरों के बाहर प्रसाद की दुकानें चलाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू मंदिरों के पास मुसलमानों की प्रसाद की दुकानों का विरोध किया है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों के क्षेत्रों से मुस्लिम दुकानों को बंद करवाने की मांग की है। विहिप यानी वीएचपी के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने कहा कि उन्हें अनेक स्थानों से जानकारी मिली है कि जो लोग भारत माता की जय वंदे मातरम तक नहीं बोल सकते और मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, वे छंद नामों से या हिंदू देवी देवताओं के नामों से या हिंदू आस्था केंद्रों के नाम से हिंदू धर्म स्थलों पर प्रसाद और पूजा सामग्री बेच रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में विश्व हिंदू परिषद की राज्य सरकारों से जो डिमांड है दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होने वाली है और आखिर ये क्यों इस काम को धर्म द्रोह बता रहे हैं? आपकी जो भी राय हो दोस्तों विस्तारित कमेंट करिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता इस पर। तो वहीं आपको बता दें पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी की 2 टुक बम और बारूद से यूक्रेन युद्ध का समाधान नहीं। जी हाँ, मोदी जी ने कहा कि रशिया के करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। पीएम मोदी ने याद किया कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी करीबी संबंध बनाए हुए हैं। मोदी जी ने भारत रशिया संबंधों में आई मजबूती का श्रेय राष्ट्रपति पुतिन को दिया, लेकिन इसी बीच मोदी जी ने कहा कि युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जनहानि होती है तो बहुत पीड़ा होती है। उसमें भी जब मासूम बच्चों की मौत होती है, उन्हें मरते हुए देखते हैं तो हृदय छलनी हो जाता है। इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। मित्र के नाते हमने हमेशा कहा है कि हमारे भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। तो दोस्तों वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा है दोस्तों, उस पर जाकर उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।